अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियसली हमने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कौन से डिपार्टमेंट्स के ऊपर वर्कआउट करती है, कौन से स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती है। हमने उसके ऊपर डिस्कशन की थी। आज हम बात करेंगे की डिपार्टमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कौन से ऐसे हमारे पास मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम कह रहे हैं कि जी प्रोडक्शन तो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, और वो ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड है क्योंकि हमारे जो है ना जो बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन करना, चीज़ें प्रोड्यूस करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना। उनका काम मेन जो है ना इसके साथ एसोसिएट है, तो इसके बगैर तो वो जो है ना इनकम्प्लीट हो जाती है। तो इसलिए पहला हमारे पास जो है ना जो इसका मेन डिपार्टमेंट है दैट इज अबाउट द प्रोडक्शन। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहते हैं कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग, कि कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, कब प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है, इसके बारे में प्लान बनाना बड़ा ज़रूरी है। कंपनी पहले डिसाइड करेगी कि कितनी चीज़ें जो है ना रिक्वायर्ड हैं, हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, जितनी डिमांड होगी उतने ही हम क्या करेंगे, चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हमारे पास जो है ना प्राइसेस इंक्रीज हो रही है और हमें लग रहा है कि हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, अपने सर्विसेज को बेहतर बनाएंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, या अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो है ना हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें और प्रॉफिट गेन कर सकें। सेकंड हमारे पास आ जाता है कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द प्रोडक्शन वर्कफोर्स, क्योंकि प्रोडक्शन वर्कफोर्स में हमारे पास लेबर वगैरह काम कर रहे हैं। तो लेबर हमारे पास जो है ना उनको गाइड करना, उनको जो है ना बताना कि किस तरीके से उन्हें काम करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और उनको सुपरवाइज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम उसको सुपरवाइज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो अपने गोल से हट जाएँ, वो जो है ना एफिशिएंसी जो है ना लूज़ करना शुरू कर दें, तो इसीलिए हमें उनके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। थर्ड कहते हैं कि मैनेजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि वो जो है ना अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा, इंक्लूडिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, कि सिर्फ ये नहीं है कि वो मैनेज करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना या कंपनी जो है ना किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करता है, कैसे आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि वो क्या करेगा कि अपने प्रोसेस कंट्रोल को भी जो है इम्प्रूव करेगा, और मॉनिटरिंग को भी, कि हम थ्रू आउट जो है ना इन चीज़ों को देखते रहें। कि हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि आप ए टू जेड हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, हर एक चीज़ को जो है ना प्रॉपर तरीके से डिलीवर करना शुरू कर दो, क्योंकि सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपका जो है ना प्रोडक्ट सही बन रहा है, बल्कि ये मैटर करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना बनने से लेकर एंड तक कंज्यूमर तक पहुंचना, ये सारा का सारा जितना बेहतर तरीके से हो पाएगा, उतना ही जो है ना आपके जो है ना जो प्रोडक्ट होगा वो क्वालिटी कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद हमने कहा मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। जाहिर सी बात है, मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, हमारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो जो है ना वक्त के साथ साथ ऑब्सोलीट होने शुरू हो जाते हैं, या जो है ना वेयर एंड टियर का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको मेंटेन करना, उनको जो है ना कंटिन्यू रखना ताकि हमारे प्रोडक्शंस वगैरह उससे इफेक्ट ना हो, वो भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री भी बड़ा ज़रूरी है, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, कितनी सेल आउट होगी, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है ना अपने इन्वेंट्री को बरकरार रखना पड़ेगा, कितना रॉ मटेरियल लेकर आना है। ठीक है, इन चीज़ों को देखना, कितना हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में चीज़ें चलती रहेंगी, कि हम कहें कि जी प्रोडक्शन हमारी चलते रहे, मशीनें हमारी स्टॉप ना हो, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करना। और कहता है कि डिसाइडिंग द बेस्ट प्रोडक्शन मेथड्स एट फैक्ट्री लेवल, और इन चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग करना कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्शन मेथड होगा हमारे पास, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उससे आउटपुट गेन कर सकें, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होना शुरू हो जाए, और हमारे जो लेबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट देना शुरू कर दें। तो हमारा फोकस कैपेसिटी इंक्रीज करने के ऊपर आ जाए, कि हम हर एक चीज़ को जो है ना उसकी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज करें, कि उसमें वेस्टेज कम हो जाए हमारे पास, और उनका आइडल टाइम खत्म हो जाए, और वो बेहतर तरीके से हमें जो है ना रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। तो कहते हैं कि क्लोज कोलैबोरेशन विल यूजुअली बी नेसेसरी बिटवीन प्रोडक्शन एंड वेरियस अदर फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने इसको असाइन कर दी है, और इन चीज़ों के ऊपर जो है ना हम काम कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाकी जो हमारे पास फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे के साथ कनेक्टेड रहे। ठीक है, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। अब लेट्स से मार्केटिंग वाले, अगर मार्केटिंग वाले जो है ना प्रोडक्शन वालों के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, तो इनको कौन बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, मार्केट में कौन आपके प्रोडक्ट को जो है ना डिमांड कर रहा है, कितने लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके से हम जो है ना उसको एडवर्टाइज करेंगे। तो इन सब के साथ इनकी कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इसलिए पहली चीज हमारे पास कहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसर्निंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन फॉर प्रोडक्शन मेथड्स एंड कॉस्ट, कि जहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करे, उसको डेवलप करे, उसके साथ साथ मजीद इम्प्रूव करे और उसको जो है ना कस्टमाइज करने की कोशिश करे कि जो हमारे मार्केट में डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करके दे, आपको जो है ना आइडिया दे और आपको बताए कि आप अपनी जो है ना जो कॉस्ट है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसका काम हो जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ उसके कंसर्न। फिर उसके बाद सेकंड कहता है कि मार्केटिंग कंसर्निंग डिजायर्ड प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी अपीयरेंस क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी एंड सो ऑन। क्योंकि मार्केटिंग में हमने क्या कहा कि मार्केटिंग में सिर्फ हमारे पास ये नहीं है कि लोगों की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना, बल्कि मार्केटिंग मिक्स उसका मेन एलिमेंट है। तो जहाँ पे मार्केटिंग मिक्स हमारे पास उसका मेन एलिमेंट है, तो उसमें हमने कहा कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये सारे की सारी चीजें मैटर करती हैं। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास सबसे कोर है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, कैसा होगा, किस क्वालिटी का होगा, कितने टाइम तक चलेगा, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इन चीज़ों का जो है ना बताना इनको प्रोडक्शन वालों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज प्रोडक्शन वालों को क्या पता है कि क्या बनाना है। तो यहीं से तो इनको गाइडेंस मिलती है कि क्या चीज़ बनानी है, कैसे बनानी है, सारा का सारा जो है ना डिज़ाइन सब कुछ इनको यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड हमारे पास आता है फाइनेंस कंसर्निंग द एबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड मेंटेनिंग द ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल। फाइनेंस के बगैर तो आपके जो है ना ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो नहीं सकते कि क्या चीज़ बनानी है, कैसे बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, मशीनरी जो है ना ऑब्सोलीट हो जाती है तो उसको कैसे जो है ना रिपेयर कराएंगे, अगर वियर एंड टेयर हो जाता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, नई मशीनरी खरीदनी है तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सारा का सारा फाइनेंस वालों का काम है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्निंग स्टाफ मोटिवेशन implications ऑफ जॉब डिजाइन एंड प्रोडक्शन मेथड, कि हमें सही पर्सन सही जॉब के लिए चाहिए और उसको जो है ना मोटिवेट करना कि वो हमें जो है ना रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, हमें एफिशिएंट जो है ना रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, हमारे लिए एफिशिएंसी के साथ काम करे, ये चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला सिर्फ अकेला नहीं है कि हम कहें कि जी वो खुद अपनी मर्जी से चीज़ें बना रहा है, बल्कि उसको मार्केटिंग वाले क्या कर रहे हैं, उनकी डिमांड और सप्लाई के बारे में बता रहे हैं और प्रोडक्ट्स की जो है ना नेचर और उसकी जो है स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है हमारे फाइनेंस वालों की, तो वो जो है ना उनको न्यू इक्विपमेंट सारी की सारी जो है ना टेक्नोलॉजी और उसके साथ अप टू डेट रखते हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। और जो है ना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स के वो उसको क्या करता है, सही बंदा हायर करके देता है ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और उनकी जो है ना एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। सेकंड हमारे पास जो डिपार्टमेंट होता है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन। कहता है कि द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन इज कंसर्न विद डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको R&D हम कहते हैं, एक्टिविटीज मस्ट बी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग एक्टिविटीज टू ensure that the organization is providing exactly what its customer want in the most efficient, effective and economical way। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हमारे पास क्या, हम कहते हैं कि सर्च सबसे मुश्किल होता है क्योंकि दैट इज अबाउट इनोवेशन, कोई नई चीज इनोवेट करना, इन्वेंशन करना, तो क्या उसके साथ हमारे जो है ना एसोसिएट हो जाता है। लेकिन जब एक दफा चीज बन जाती है और फिर उसमें जो लैकनेसेस डिफिशिएंसीज आ रही होती है, हमें उसको जो है ना इम्प्रूव करना होता है टाइम टू टाइम। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, जो हमें क्या करता है कि वो टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करता है कस्टमर की नीड्स को कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो जो है ना कोई इकोनॉमिकल चीज़ चाहता है, कोई जो है ना क्वालिटी चीज़ चाहता है, तो उन चीज़ों के बारे में वो क्या करता है, रिसर्च करते हैं और फिर उसी तरीके से वो अपना एक प्लान बना के उनको जो है ना प्रोडक्ट का जो है ना आइडिया देते हैं कि कस्टमर को ये चीज़ें चाहिए और हमें उनको ये चीज़ें किस तरीके से प्रोवाइड करनी है। और ये जो है ना प्रोडक्शन वालों के साथ कोऑर्डिनेट करें, मार्केटिंग वालों के साथ वो क्लोजली रहेगा। क्यों? क्योंकि वही जो है ना इनको बताएँगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर ने कौन-सी डेफिशिएंसीज़ आइडेंटिफाई की हैं। ठीक है? तो ये जो है ना उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और वो प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग सारी की सारी यहाँ से होगी। थर्ड हमारे पास आ जाता है परचेज़िंग। द परचेज़िंग डिपार्टमेंट इज़ रिस्पांसिबल फॉर परचेज़ एंड सोर्सिंग ऑफ ऑल रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन। The primary responsibility of the purchase department is to find and acquire the most suitable material at the most optimum price, in alignment with the overall objectives of the company and the production department। नाम से ही श्योर है हमारे पास परचेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का मेन रोल क्या हुआ, तमाम के तमाम हमारे पास जो रॉ मटेरियल वगैरह लेकर आता है, या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जो है ना रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, ये लोग जो है ना उसको प्रोवाइड करते हैं और एक सूटेबल प्राइस पे लेकर आना बड़ा जरूरी है और एक अच्छी क्वालिटी की चीज लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है ना जितना हमारे जो है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी का बात जिक्र करते हैं हम, वो सारी की सारी डिपेंडेंट किस चीज़ पे होती है, जाहिर सी बात है हमारे जो है ना रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है।
एक अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। अगर लो क्वालिटी का जो है रॉ मटेरियल होगा तो प्रोडक्ट भी हमारे पास लो क्वालिटी का बनेगा। इसीलिए जहाँ पे हम प्राइस का जिक्र कर रहे हैं वहां पे हम कहते हैं कि मटेरियल की क्वालिटी भी हमारे पास जो है ना अच्छी होनी चाहिए, और कहाँ से फाइंड आउट करनी है ये सारी सारी डिसीजन मेकिंग परचेजिंग वालों का काम है, ताकि वो जो है ना अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। तो उनके लिए वो जो है ना तमाम के तमाम रिसोर्सेज को अवेलेबल करना परचेजिंग वालों का काम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। Once any product or service is ready to consumed by the end users, it is important to communicate to the target audience about them and the company. In its formal usage, marketing services as the umbrella function that manages advertising, promotion, public relation, and sales. Marketing functions include research and development, pricing, distribution, customer services, sales, and communication. कि जब हमने एक प्रोडक्ट बना लिया तो अब कंज्यूमर को कैसे बताएंगे, उनको किस तरीके से हमने बताना है कि यार ये किसके लिए हमने बनाया हुआ है, और वो लोग इसको कैसे कंज्यूम करेंगे। तो उनकी कंजम्पशन, ये सारे के सारी चीजें जो है ना हमारे पास मार्केटिंग का ही फंक्शन है। और हम इसको कहते हैं कि जी अम्ब्रेला कंसिडर करें कि इसके अंदर ये सारे के सारे हमारे पास आ जाता है कि हमने किस तरीके से एडवर्टाइज करना है चीज़ों को, कैसे जो है ना प्रमोशन ऑफर्स उनको प्रोवाइड करनी है, बाय वन गेट फ्री, इस तरीके से ऑफर्स, डिस्काउंट ऑफर्स, पब्लिक रिलेशन कैसे बनाने हैं लोगों के साथ, कैसे हमने सेल्स जनरेट करनी है। ये सारे के सारे फंक्शन हमारे पास कौन कर रहा है, मार्केटिंग ही कर रहे हैं। उसी के जो है ना हेड के अंडर जो है ना हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। इसलिए हमने कहा कि मार्केटिंग का एक और फंक्शन भी है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है कि किस तरीके से उन चीज़ों की प्राइसिंग करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना, कौन सी मार्केट में हमारे लिए पोटेंशियल मौजूद है, कौन सी मार्केट में हमारे लिए पोटेंशियल नहीं है। ये सारे के सारे डिसीजन हमारे पास मार्केटिंग एंड सेल्स वाले करते हैं। So कहते हैं कि in its narrowest forms, sale department advises the marketing department based on its feedback with customers and focuses on customer contact to drive sales. The marketing department tells the sales staff what to emphasize and what sales tools to be used. जाहिर सी बात है सेल्स वाला बंदा जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है आगे जाके कस्टमर तक प्रोवाइड कर रहा है, वो कस्टमर के साथ ज्यादा कनेक्ट है, वो मार्केट को ज्यादा समझता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्स वाले जो है ना वो क्या करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को फीडबैक देते हैं कि मार्केट में उनका प्रोडक्ट आसानी से सेल आउट हो रहा है, या उनको क्या करना पड़ता है, काफी एफर्ट्स लगानी पड़ती है, कंप्लेंट्स आ रही है किसी क्वालिटी के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, शेप के ऊपर, इन चीजों के ऊपर कंप्लेंट्स वगैरह आ रही है। तो वो क्या करता है कि उसको बताता है, उसको गाइड करता है कि इन चीज़ों को ओवरकम कर ले टाइमली, ताकि उनके लिए आसानी हो कि वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। अब एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना आप मार्केट में सेल करोगे तो उतना ही मुश्किल होगा बनिस्बत उसके कि एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आपके पास मौजूद हो। तो कहते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं, सेल्स स्टाफ को बताते हैं कि एम्फेसाइज करें कि क्या कि जो है ना व्हाट टू एम्फेसाइज एंड व्हाट सेल्स टू यूज, कि वो फिर मार्केटिंग वाले उनको गाइड करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मेन काम हमारे पास क्या हुआ, राइट पर्सन शुड बी ऑन द राइट प्लेस। तो इसीलिए कहता है कि एचआर इज अ की पिलर टू सक्सेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, because to ensure your business can overcome the challenges threatening the industry, you need to make sure you have a skilled workforce। ठीक है कि हमारे पास जो है ना पिलर है हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन के बगैर क्या हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे पास राइट पर्सन होना चाहिए राइट प्लेस पे। जितना आपके पास जो है ना अच्छा एक जो है ना डेडिकेटेड, जितना आपके पास जो है ना एक स्किल्ड वर्कर मौजूद होगा, ठीक है, वही आपको इस चीज़ की एश्योरिटी देगा कि आप इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हो, आप जो है ना कंपटीशन और हर किस्म के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। अगर आपके पास जो है ना स्किल्ड वर्कर नहीं मौजूद तो फिर आपके लिए मार्केट में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मेन रोल कौन परफॉर्म कर रहा है, वो तो ह्यूमन ही है। इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करना, कितना प्रोड्यूस करना, उसके लिए प्लान बनाना, सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स से काम है। तो इसलिए कहता है कि human resource management in the manufacturing industries is often concerned with payroll, administrative work, mediating between the management and the workforce or the workers. Mostly the manufacturing companies lean on the HRD function in times of labor unrest and strike। ठीक है कि हमारे पास जो है ना मोस्टली अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो उनका काम क्या होता है, लोग की तनख्वाहें वगैरह, पेरोल बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे होते हैं यही लोग, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उनको काउंट करना, सुपरवाइज करना इनका काम है। और फिर हमारे पास जो है ना सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, मीडिएटिंग सेंट्रल रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान, कि उनको गाइड करते हैं, उनकी जो है ना बातों को पहुंचाना ऊपर, मैनेजर्स जो है ना इन चीज़ों के लिए जो है ना कनेक्टिविटी क्रिएट करना कि अपर लेवल और लोअर लेवल सारे के सारे एक ही ट्रैक पे एक ही गोल के साथ चलते हैं।
तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा रोल वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास जो है ना लेबर जो है ना वो आपके अगेंस्ट चला जाता है, स्ट्राइक्स वगैरह करता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, तो वहाँ पे इनका रोल मजीद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं और मीडिएटर का रोल परफॉर्म करके इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट डिपार्टमेंट हमारे पास, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसर्न विद द फॉलोइंग। Number one, financial record, keeping of transactions involving monetary inflows and outflows. कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पैसों का हिसाब किताब रखना, कितने पैसे आए कितने पैसे चले गए, तो उन चीज़ों के साथ कंसर्न, रॉ मटेरियल खरीदा, चीज़ें बेची, ठीक हो गया, एक फिनिश प्रोडक्ट बेचा तो यहाँ से कितने पैसे आए कितने पैसे गए, उन चीज़ों के साथ इन सब का हिसाब किताब रखना किसका काम है, हमारे फाइनेंस वालों का काम है। सेकंड कहता है कि जी preparing financial statement, the income statement, balance sheet and cash flow statement for reporting to stakeholders such as shareholders. The financial statement are also the starting point for calculating any tax due on business profits. कि फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना जो अकाउंटेंट्स है वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह हमारे लिए प्रिपेयर करते हैं, और वो किसको बताते हैं, अपने जो है ना स्टेक होल्डर जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है गया, उनको बताना, इसके अलावा जो है ना पब्लिक को बताना जिन्होंने उनके जो है ना पोटेंशियल है उनमें फ्यूचर में उनके शेयर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं उनको बताना। और यही चीज़ जो हमारे पास जो हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और ये चीज़ें बनाते हैं, यही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनाती है कि आपके जो ऊपर टैक्स कितना है कितना नहीं है, आप कितना पे करोगे कितना नहीं पे करोगे, वो उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। थर्ड हमारे पास कहता है कि पेरोल administration for paying wages and salaries and maintaining appropriate income tax and insurance records। कि पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन जो सैलरीज वगैरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो इन चीज़ों के बारे में डिसाइड करता है कि कितना जो है मजदूरी पे करनी है, कितनी तनख्वाह देनी है, ठीक है, टैक्सेस इनकम टैक्सेस कैसे मेंटेन करेंगे, इंश्योरेंस का रिकॉर्ड कैसे आएगा, जी हमने वर्कर्स की इंश्योरेंस किया या जो है ना हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्रोसेस की जो है इंश्योरेंस की हुई है, वो सारे के सारे उनकी पेमेंट्स करना, इन चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग, सारा का सारा काम हमारे पास पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन वालों का होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस टू हेल्प मैनेजर्स टू प्लान कंट्रोल एंड मेकिंग प्रोडक्शन डिसीजंस। और फिर हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग या हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग जो क्या करती है, वो डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प आउट करती है, तो वो मैनेजर को बताती है कि किस तरीके से एक नए प्रोजेक्ट को वो ले सकता है, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है, क्या प्राइस होगी, कितना इनफ्लो आएगा कितना आउटफ्लो आएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारे ये जो है ना डिपार्टमेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हमारे जितने भी की डिपार्टमेंट्स हैं सारे के सारे कनेक्ट होना, कोलैबोरेटिवली चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और अगर ये जो है ना फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म ना हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल जो होता है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो अचीव नहीं कर सकता, और ना ही उनकी जो है ना इफिशिएंसी बढ़ सकती है और ना ही वो इफेक्टिव हो सकते हैं। सो लास्ट टॉपिक हमारा जो है ना इस चैप्टर का, दैट इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन मैनेजमेंट किस तरीके से परफॉर्म हो। तो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन डिजाइन, development and production of goods from raw materials for sale to distribution or retailers. So that is why we can say that manufacturing operation management refers to the ongoing process of monitoring and improving production process. जैसे हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है, चीज़ें डिज़ाइन करना, बनाना, जो है रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना और उसको फिनिश गुड्स में एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अपने जो है ना रिटेलर्स जो सामान उसके लिए बेच रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो सामान को बेचने वाले लोग हैं, उन तक प्रोवाइड करने इसका काम हो जाता है। तो इसी के बेसिस पे जब हमने कहा कि मैनेजमेंट का जिक्र करें, तो मैनेजमेंट हमारे पास किस चीज़ के साथ कंसर्न है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के साथ है। और फिर ऑपरेशंस जो हमारे ऑनगोइंग एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, तो इन तमाम चीज तीन वर्ड्स को जब हमने मिलाया तो क्या कहता है कि डेफिनेशन हमारे पास कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस। कि आपने वन टाइम नहीं देखना कि बस अच्छा हमने एक दफा जो है प्रॉफिट अर्न कर लिया तो बस बिजनेस ने जो है ना अपना गोल अचीव कर लिया, नहीं, बल्कि हमारे पास बिजनेस क्या करेगा कि वो इन चीज़ों को कंटिन्यू रखेगा, वो अपने जो है ना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते जाएगा और अपने जो है ना जितने भी प्रोडक्शन जो उसकी है वो बेहतर से बेहतर बनाता जाएगा ताकि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सके। तो इसलिए कहता है कि टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट सेंटर्स ऑन ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द लोएस्ट प्राइस। ठीक है, कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बने लो प्राइस पे। तो लो प्राइस से मुराद हमारे पास क्या हुआ कि वो अपनी कॉस्ट को ऐसे तरीके से मैनेज करे कि उसका जो है ना
खर्चा उसके ऊपर जितना कम आता जाएगा उतना ही वो जो है ना एक अच्छे प्राइस पे उसको बेच सकेगा, और उसकी प्राइस कम होगी, मार्केट में हर एक के जो है ना इस्तेदाद में वो चीज़ आने वाली होगी। तो वो अफोर्डेबिलिटी को लाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो कहते हैं कि मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व द टूल्स एंड मेथड्स टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन। This includes managing business resources such as people, technology, equipment, and other resources that improve the efficiency and productivity of the manufacturer. या फिर हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का मेन काम क्या हुआ कि ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स और मेथड्स इस्तेमाल करना जिसके जरिए से वो अपने प्रोडक्शन को बेहतर कर सकें। उनके लिए लोगों को देखना, उनको जो है ना रिसोर्सेज को अरेंज करना, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे, और हम अपने जो है ना प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसीज को जितना ज़्यादा बेहतर बना सके वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। So कहते हैं कि manufacturing operations management ensures that physical equipment and the user interface of a business work harmoniously for the benefit of the company. A manufacturing system provides a platform where human and automated activities are blended in real time. So क्या हुआ हमारे पास कि इन चीज़ों को एश्योर कराना कि हमारे जितने भी वर्कफोर्स हैं या हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इनको एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में, एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, ताकि जो है ना ये लोग मिलके क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकें। क्योंकि ह्यूमन के बगैर जो है ना मशीनरी इनकम्प्लीट है, और मशीनरी के बगैर ह्यूमन इनकम्प्लीट है। तो इन दोनों की डिपेंडेंसी को इस तरीके से लेकर जाना कि दोनों आपके लिए जो है ना प्रोडक्टिव साबित हो सके और आपकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इसी से आपके जो है ना यूनिट ज्यादा सेल आउट होंगे, और ज्यादा यूनिट सेल आउट होंगे तो उससे आपके पास ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूड गिविंग योर कंपनी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपकी कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, दूसरों से एक बढ़तरी मिल जाती है। कि लेट्स से आपकी कंपनी जो है ना क्या कर रही है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है, तो ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। या फिर आपके पास एक ऐसा वर्कफोर्स बैठा हुआ है जो कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपको जो है ना प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बना रहा है, और आपकी कॉस्ट को मिनिमम रखा हुआ है। तो ये आपके पास आपके कम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपके जो है ना कंपैटिटर के पास नहीं है। तो इसलिए कहता है कि मैनेजिंग योर बिजनेस ऑपरेशंस गिव यू द एबिलिटी टू डील विद इंपॉर्टेंट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। सम ऑफ की इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड इंटेलेक्चुअल कैपिटल, operating policies, and average attrition rates. The external factors to improve competitiveness are political, new legislation, economic, inflation, social change in fashion or taste. A business does not control external factors, but rather they try to exploit them in its own favor. ठीक है, कि जैसे हमने कहा कि आपके बिजनेस को क्या करता है कि कंप्यूटर एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो मेन काम इनका क्या हुआ कि ये जो है ना इंटरनल एक्सटर्नल तमाम की तमाम जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या करेगा, उन तमाम चीज़ों को जो है ना डील करने की कोशिश करेगा। अगर वो इन तमाम चीज़ों को जो है ना प्रॉपरली यूटिलाइज करता है, ठीक है, तो फिर सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जो है ना अपने मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर सकेगी। ठीक है, और वो जो है ना किस तरीके से फोकस करेगी कि वो जो है ना जो उसके की इंटरनल फैक्टर्स हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो उसका नाम, उसका इमेज, उसके जो है ना डिजाइन्स, वो इस तरीके से बनाएगी क्रिएटिव तरीके से कि जो है ना कस्टमर्स उसको पसंद करेंगे, और वो मार्केट में जल्दी जो है ना हमारे पास एक्सेप्टेबल होंगे बनिस्बत उनके कि जो हमारे पास जो है ना लेट्स से हम कहते हैं कि जो कस्टमर की नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें बनाएगा। ठीक है, और वो न्यू से न्यू चीज़ें लेकर आएगा मार्केट के लिए, ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें, पसंद करें। तो तभी आपके पास जो है ना काम हो सकता है। सेकंड कहते हैं कि ऑपरेटिंग पॉलिसीज, कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन करेगा, ठीक है, कि वो किस तरीके से कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उन सर्विसेज को अरेंज कैसे करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो, वो प्रोडक्ट कैसे डिजाइन होगा, और फिर ये जो सर्विसेज मैं कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे डिजाइन करूंगा कि मेरे कस्टमर तक इजीली पहुंच सके और वो इससे ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन हासिल कर सके। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना नहीं मैनेज कर पाते तो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। क्यों प्रॉब्लमैटिक है? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ ही नहीं डेवलप कर रहा, तो फिर किस तरीके से आप काम करोगे? तो उसके लिए ये चीज़ हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। और थर्ड कहता है कि एवरेज इटरेशन रेट, कि कंपनी के जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो कितने जा रहे हैं, जिसको हम टर्नओवर भी कहते हैं। ठीक है, सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जितने लोग जा रहे हैं,
ठीक है, उसको आप सिंपली डिवाइड कर दोगे कि जितने आपके पास जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं आपके पास ओवर द पीरियड, ठीक है, उनके ऊपर आप इसको डिवाइड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज आपकी एम्प्लॉइज आपके छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है ना नॉर्मली चर्न रेट भी कहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से कितने लोग जा रहे हैं, कितना आप अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर पा रहे हो, कितना उनको मोटिवेट रखा हुआ है। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज आपके पास रिटेन रहे ताकि आपका सारा का सारा फोकस किस चीज़ पे रहे, अपनी प्रोडक्शन पे रहे, ना कि आपकी हायरिंग और फायरिंग पे रहे। तो इसलिए कहते हैं कि द एक्सटर्नल फैक्टर्स टू इंप्रूव कम्पिटिटिवनेस आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। ये हो गया कि आप जब एक्सटर्नली जाते हो मार्केट में देखते हो तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या होती है, कानून को देखना कि क्या कानून है, क्या सा मौजूद है, कौन सा नहीं मौजूद, उनके टैकल कैसे करना है, उन चीज़ों को देखना। फिर मुल्क में आपकी इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है, डिमांड और सप्लाई क्या चल रही है, इन चीज़ों को देखना। फिर फैशन ट्रेंड, सोशली जो है ना आपके पास चेंजेस क्या आ रही है सोसाइटी में, टेस्ट वगैरह में, उन चीज़ों को देखना। तो कहते हैं कि बिजनेस कैन डज नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर बट रादर ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम इन इट्स ओन फेवर। कि अब आप जो है ना इन चीज़ों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, आपके इख्तियार में तो है नहीं कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आप इसको खुद कंट्रोल कर लो, आपके जो है ना बस में तो नहीं है। लेकिन आप कोशिश करते हो कि मैं इन चीज़ों को जो है ना फेवरेबल तरीके से कन्वर्ट कर सकूं और इससे फायदा हासिल कर सकूं और इसके जो है ना जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर सकूं। सेकंड कहता है कि इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट। When the operations are running smoothly, managers will have more time to generate new ideas and apply them to increase company sales. When you have an experienced manager, the monitoring of your revenue and expenses become easier. In the long run, your overall income increases. When your business profitability is well managed, it becomes easier to compete and grow. ठीक है कि आपके प्रॉफिट्स कब इंक्रीज होंगे, जब आपके पास एक अच्छा वर्कफोर्स मौजूद होगा जो हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करेगा और वो अपने जो है ना माइंड को यूटिलाइज करके आपके लिए क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इंक्रीज करेगा। और वो तभी पॉसिबल है जितना आपका मैनेजर एक्सपीरियंस होगा, जितना वो मार्केट के साथ कनेक्ट होगा और जितना वो इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता होगा। तो जिसका बैकग्राउंड नॉलेज जो है ना जिनके पास स्ट्रांग होगा इन तमाम चीज़ों का, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेहतर रिसोर्स साबित होगा और वही जो है ना सोर्स ऑफ आपकी जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना कंसिडर होगा और आप जो है ना ग्रो कर सकोगे और अपने कंपेटिटर से आगे निकल सकोगे। थर्ड हमारे पास आ जाता है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। ये पहली बात कहते हैं कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट गिव द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वे यू मैन्युफैक्चर गुड्स। You are able to improve the way your raw materials are stored. The advantage of this is that you can minimize damage and hence minimize losses. ठीक है कि एफिशिएंसी क्या है कि लेस इनपुट पे ज्यादा आउटपुट। तो लेस इनपुट पे ज्यादा आउटपुट तभी आएगी जब आप अपने जो है रॉ मटेरियल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करोगे, आप अपने वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज को कम कर दोगे। लेट से आपके पास एक वर्कफोर्स बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है कि वो जो है ना एक वुड पे जो है ना आपके लिए जो है ना आधी चेयर भी नहीं बना पाता। ठीक है, तो क्या हुआ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो गई। दूसरा बंदा क्या कर रहा है कि वो आधी वुड इस्तेमाल करके उससे आपको जो है ना एक 50% चेयर कंप्लीट करके देता है या पूरी एक चेयर बना के देता है। तो वो जो है ना ज़्यादा एफिशिएंट आपके लिए। तो अपने लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपने जो है ना जो डैमेजेस हैं इनको कम करो, वेस्टेजेस को कम कर सको। थर्ड चीज कहता है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट इंक्लूड मेकिंग यूज ऑफ यूजफुल टूल्स सच एज वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, production software, defect trackers, and process reengineering programs. All these tools assist in increasing the efficiency of your facility. कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है उसका मेजर काम क्या हुआ कि आपके जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको बेहतर यूटिलाइज करना। कि आप वेयर हाउस के लिए अपना मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करो कि किस तरीके से कितना सामान मेंटेन रखोगे वहाँ पे, जो है ना क्वालिटी कैसे चेक होगी, इन चीज़ों का एश्योर करना, प्रोडक्शन आपके पास कैसे होगी, डिफेक्ट अगर उसमें कोई आया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करोगे अपने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, फिर उसको जो है ना रीडिजाइनिंग कैसे करोगे। इन तमाम चीज़ों में जो है ना हेल्प आउट करना, इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो। इसके बाद कहता है कि इंश्योर यू कंप्लाई विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कि इस चीज़ को एश्योर कराना कि आप गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड हो, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो फिर तो आपको फाइन क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए कहता है कि बाय मैनेजिंग योर बिजनेस ऑपरेशन ईच हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन योर कंपनी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट ऑल टास्क परफॉर्म अंडर हिम आर डन इन अ लॉफुल मैनर। दिस प्रोटेक्ट्स योर कंपनी फ्रॉम पोटेंशियल गवर्नमेंट फाइन्स एंड सिवियर रेगुलेटरी डिसीजंस। कि आपको गवर्नमेंट ने जो है ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, उस दायरे में रह के आपको बिजनेस करना होता है। तो आपको इस चीज़ को एश्योर कराना कि जो है ना बिजनेस ऑपरेशंस आपके परफॉर्म हो रहे हैं, लीगली हो रहे हैं
और रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो इन तमाम एक्टिविटीज़ को एश्योर कराने की कोशिश कराते हैं कि वो जो है ना लॉफुल तरीके से हो सके, और आपकी कंपनी को गवर्नमेंट के फाइन और इस किस्म की जो है ना रेगुलेटरी सिवियर डिसीजन उसके अगेंस्ट लिए जा सके जो आपकी कंपनी के फ्यूचर को इफेक्ट करे, उन चीज़ों के बारे में जो है ना प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहता है कि इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, meet customer expectation by deploying a quality management program to help maintain high standards while ensuring efficiency. When customer expectations are met, satisfaction level can increase, which can also lead to better retention and increased referrals. कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन आपकी प्रोडक्ट से ठीक है, इनके बारे में वर्कआउट करना कि आपके कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक चीज़ के लिए हाई पे कर रहा हूँ, तो इट मीन्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आप उन चीज़ों के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करते, तो कस्टमर आपकी जो है ना लूज़ करना शुरू कर दोगे आप। तो इस चीज़ को एश्योर कराना कि हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं, उनको जो है ना एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितना हमारे पास उनकी सैटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ होगा, उतना ही हम उनके कस्टमर्स को मेंटेन कर सकेंगे। और वो हमें वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए से प्रमोट करेंगे, हर एक दूसरे को रेफर करेंगे, और जिससे हमारी कस्टमर बेस बनती जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना, मार्केटिंग में जो हम कहते हैं सस्टेनेबल रिलेशनशिप बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है, और वो तब पॉसिबल होगा जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा। इसके बाद सेकंड लास्ट में कहता है कि हेल्प्स इन वेस्ट रिडक्शन। अनदर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स दैट एड इन रिड्यूसिंग वेस्ट प्रोडक्शन। Often these systems will have an inventory management function to help control inventory and consequently reduces the potential of production issues due to lack of stock. Investing in this type of management system help reduce inventory space and improve accuracy. कि अपने वेस्टेज को रिड्यूस करना, जैसे हमने पहले ही कहा कि जितना कंपनी जो है ना क्या करेगी, अपने वेस्टेज को रिड्यूस करेगी, उतना ही जो है ना वो अपने रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करेगी। जहाँ पे उनको 50 जो है ना यूनिट्स की जरूरत है, वहाँ पे अगर वो 60 मंगवाता है तो दैट इज वेस्ट। जितना वो यूज कर सकता है, जितना उसके लिए जो है ना पोटेंशियल चाहिए, या उसके पास जो है ना कैपेसिटी इस्तेमाल करने की, वो उतना ही इस्तेमाल करे। और अपने पास जो है ना स्टॉक वगैरह जो है ना फजूल में मेंटेन करना, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़ाया हो जाएगा। जितना आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉपर तरीके से डील करना, उतनी इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप ना स्टॉक आउट हो, ना ही आपके पास वेस्टेज हो। लास्ट में कहते हैं कि इंक्रीज टीम वर्क। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट रिक्वायर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। This helps ensure improve business productivity and meet the expectation of your customers. Ensure that you employ innovative technology to help your company achieve its set goals and objectives. You also need to ensure that your system is working by carrying out regular statistical control methods. कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम की तरह काम करे, वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो है ना आपके अपने आप को टीम का हिस्सा समझे, और अपनी तरफ से कोलैबोरेट करने की, अपनी तरफ से जो है ना मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम जो है ना एफर्ट्स करने की कोशिश करें, ताकि वो एक बेहतर तरीके से जो है ना कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। और इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या होगा, बिजनेस की जो है ना प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, कस्टमर की नीड्स जब मीट होंगे, ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी जितने भी आएगी, इनोवेशंस आएंगे, वो लोग जो है ना उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल्स वगैरह ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आसानी होगी कि वो जो है ना इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आगे ले जा सके, अपनी कंपनी को बेहतर कर सके, ग्रो कर सके। और इसके लिए हमारे पास जो है ना स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मेथड्स बड़े ज़रूरी हैं, कि हम इनके जो है ना रिलेशनशिप्स देखें, इफेक्ट्स देखें, कॉजेज़ देखें। उन चीज़ों को जितना बेहतर तरीके से हम डील कर पाएँगे, उतना ही हम अपने कंपनी को जो है ना बेहतर तरीके से आगे ले जा सकेंगे, और हम अपनी प्रोडक्शन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास इन ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो हमें हेल्प आउट करती है कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेस्टेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी टीम एफर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपने बेहतर वर्कफोर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होना चाहती है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करे। अगर वो क्या करता है कि इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, कि जितने भी उसके बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो जो है ना वन टाइम हो, और एक फोकस हो कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ना वो एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे, उसको जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन और मेंटेन ना करे, तो वो जो है ना कंपनी को लॉन्ग टर्म में बुरी तरह इफेक्ट करेगी। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है कि वो जो है ना फॉर द फर्स्ट टाइम अपने लिमिटेड कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगी, लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ें जो है ना उसके बिजनेस को बैडली इफेक्ट करेंगी। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।